गाथा महोत्सव का ये 5वां सत्र है। आज 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं गाथा महोत्सव को। ये एक यात्रा जो शुरू हुई है अनंत की ओर बढ़ेगी। अमित जी, पूजा जी, भावना और उनके सभी साथियों को मैं इसके लिए हार्दिक साधुवाद बधाई देता हूं। विश्वनाथ जी को इस पूरे संयोजन संचालन के लिए उनको भी बधाई देता हूं। समय संक्षेप में है, हमको बहुत आगे बढ़ना है। आज का जो पूरा विषय है बहुत बढ़िया विषय रखा है उत्तर प्रदेश को लेकर के। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसको मैंने हिंदी में अनुवाद किया। आप कॉर्डलेस माइक में दे दें। हिंदी में अनुवाद किया, अछूते वैभव एवं सौंदर्य की धरा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो है एक ऐसा प्रदेश है पर्यटन की दृष्टि से कि जब ऐसा हुआ था कि उत्तराखंड अलग हो गया था उत्तर प्रदेश से, तो लगा था कि शायद उत्तर प्रदेश में पर्यटन ढूंढे नहीं मिलेगा। लेकिन आज की स्थिति यह है कि हम 2022 के अगर आंकड़े पर जाते हैं तो 12% से ऊपर स्टेट जीडीपी में टूरिज्म का पार्टिसिपेशन है। और हमारा जो आगे का परसेप्शन है उत्तर प्रदेश का कि जब हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पर पहुंचेंगे यूपी में तो हम 15% से आगे निकल चुके होंगे, ऐसा हमारी सरकार कह रही है और लगता भी है कि ऐसा होगा। तो ये पर्यटन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश जो आगे बढ़ रहा है, आज इसी पर हमारे बीच में जो हमारे 2 साथी हैं, मैं अतिथि नहीं कहूंगा, गाथा के हिस्सा हैं वो। तो एक तो हमारे साथी संजय शेपर्ड जी हैं, जिनका परिचय भी आपको थोड़ा हो चुका है। आप ट्रैवलर हैं, राइटर हैं। जिंदगी 0 माइल्स किताब आपकी आ चुकी है और एक किताब आज रिलीज हुई है। आप घूमते हैं, टहलते हैं, देखते हैं। आप टहल टहल करके घूमते हैं। आप टूरिस्ट नहीं। टूरिस्ट को बहुत कुछ चाहिए होता है टूरिज्म के लिए, इन्हें कुछ नहीं चाहिए होता है। ये राहुल संकृत्यायन जैसे घुमक्कड़ हैं, घुमक्कड़ी का आनंद लेते हैं। हमारे बीच में है, गाथा की ओर से मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे बीच में डॉक्टर मुन्ना पांडे जी हैं। आप, अच्छी बात है, बहुत अच्छा सा नाम लिखते हैं अपना। आप डीयू में प्रोफेसर हैं, एकेडमिक्स हैं, एकेडमिक्स के व्यक्ति हैं और इसके साथ में आप भी ब्लॉगर हैं, राइटर हैं, ट्रैवलर हैं। यानी वही सब कुछ एक अंदर से जो हुड़क होती है कि देखें कि अपने देश में क्या है, अपने प्रदेश में क्या है। पूरी दुनिया आप दोनों लोग घूमते हैं। मैं सत्र की शुरुआत करता हूं। एक बड़ा अच्छा संयोग है, देखिए कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है संस्कृति और सभ्यता, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये थोड़ा बेस दीजिए, थोड़ा बेस दीजिए। कल्चर एंड सिविलाइजेशन, संस्कृति और सभ्यता। जो कला है, संस्कृति है, तकनीक जो है वो संस्कृति है, और जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, हेलो, हाँ, चलो, हाँ ठीक है। इसके लिए मेरी रोज की आदत जो है ना वो हैंड माइक की है क्लास में पढ़ाने की वजह से। तो जो संस्कृति है वो तकनीक है और जो प्रौद्योगिकी है वो सभ्यता है। कल्चर और सिविलाइजेशन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तकनीक और प्रौद्योगिकी एक साथ चलते हैं। गाथा महोत्सव साहित्य, कला, संस्कृति को बढ़ाने वाला है और उसका आयोजन आईआईटी कानपुर में हो रहा है। यह भी एक अच्छा सहयोग है, एक अच्छी बात है, एक शुभ संकेत है। उत्तर प्रदेश में शेपर्ड जी और पांडे जी
एक विशेष बात देखने को आ रही है पिछले 10 वर्षों में कि उत्तर प्रदेश में जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है, घरेलू पर्यटक, ये करोड़ों की मात्रा में बढ़ा है, लाखों की मात्रा में नहीं, करोड़ों की मात्रा में बढ़ा है। लेकिन जो हमारा इंटरनेशनल टूरिस्ट है, विदेशी पर्यटक है, वो लाखों की मात्रा में कम हुआ है। ये बड़ा विचित्र हो गया है। तो मैं बात शुरुआत यहीं से करता हूं कि उत्तर प्रदेश के टूरिज्म में ऐसा क्या है कि एक तरफ टूरिस्ट बढ़ रहा है, पिछले सावन में 2 करोड़ से ऊपर लोगों ने काशी शिव में दर्शन किए, और एक तरफ हमारा इंटरनेशनल टूरिस्ट घट रहा है उत्तर प्रदेश में। अगर हम इकोनॉमी की तरफ देखेंगे तो एक खास बात है कि हमें जो राजस्व ज्यादा मिलता है वो विदेशी टूरिस्ट से ज्यादा मिलता है। घरेलू टूरिस्ट पर हमें खर्चा ज्यादा करना होता है, इंतजामात पर बहुत सारे गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों घट रहा है, क्या घट रहा है, शेफर्ड जी? सीधे विषय से शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो बहुत ही ज़्यादा विविधतापूर्ण है, और जहाँ तक बात है टूरिज़्म की, तो शुरू से ही अगर हम नेशनल चाहे इंटरनेशनल लेवल की जब हम बात करते हैं तो, और फिर उस स्तर पर जा कर के उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की बात करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका तकरीबन हर एक जिला विकसित है, लेकिन उस स्तर पर राज्य विकसित नहीं है। अगर हम बनारस की बात करें तो बनारस हमेशा से ही बहुत ही वाइब्रेंट रहा है। अयोध्या की बात करें तो अध्यात्म के लिए शुरू से ही जाना जाता है। इसी तरह प्रयाग की बात करें तो वहाँ की भी जो पहचान है वो बहुत ही पुरानी है, प्राचीन है। और इसी क्रम में हम बात करें, सिर्फ यूपी ही नहीं, जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल पर्यटन कम हुआ है, चाहे नेशनल लेवल पर पर्यटन कम हुआ है, तो ये तकरीबन कोरोना के बाद से शुरू हुआ है। और उत्तराखंड हमसे अलग है, लेकिन एक समय था 2018-19 और उससे भी पीछे जाएं 15-16, तो वहाँ हर दिन जो ट्रेवलर होते थे, इंटरनेशनल टूरिस्ट जिन्हें हम कहते हैं, उनकी संख्या लगभग 1 लाख के आसपास थी। और इस समय इंटरनेशनल टूरिस्ट ऋषिकेश में 20-25 हज़ार आ रहे हैं। तो ये जो कोरोना के बाद से ग्लोबली पूरी वैश्विक स्तर पर जो इंटरनेशनल टूरिज्म कम हुआ है, लेकिन सबसे इसका कम होना ये मतलब एक बताता है कि कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ पर्यटन। लेकिन अच्छी बात यह है कि लोकलाइजेशन बढ़ा है, स्थानीयता का महत्व बढ़ा है। और अभी के टाइम पे भारत जैसा देश जो कि विकासशील देश है, अगर स्थानीय स्तर पर चीज़ें अच्छे से वर्क करती हैं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, यहाँ के पर्यटन स्थल डेवलप होते हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी बात है। तो बनारस में इतना ज़्यादा लोकल टूरिज्म बढ़ा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। जो बनारस आसपास के 7 जिले हैं, मैं बनारस और बनारस बियॉन्ड पिछले साल ही मैं काम कर रहा था, मिर्ज़ापुर, चंदौली, अरवा टांड, चंदप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चुनारगढ़। तो यहाँ पर एक सर्किट शुरू हुआ जिसे चंद्रकांता सर्किट का नाम दिया जाता है। और आप मानेंगे नहीं, इन जगहों पर काम करते हुए जब मैंने बनारस का आकलन किया, और वहाँ पर जो ज्वाइंट डायरेक्टर उस समय थी प्रीति सिंह मैम, और वो 7 डिस्ट्रिक्ट में काम करती हैं, वहाँ का टूरिज्म देखती हैं, उनसे बातें हुई, तो वहाँ बनारस ओवर क्राउडेड हो चुका है। अगर गाड़ियों की 100 गाड़ियों की ज़रूरत है तो वहाँ 50 नहीं पूरी हो पा रही हैं, 100 होटल्स की ज़रूरत है तो वहाँ 50 होटल नहीं पूरा हो पा रहे हैं। तो टूरिज्म, ये मुझे लगता है स्थानीयता का बढ़ना, स्थानीय स्तर पर पर्यटन का बढ़ना बहुत ही सुखद है और बहुत ही अच्छा है। रही बात इंटरनेशनल टूरिज्म की, तो ये जब भी कोई बड़ी आपदा, चाहे आपदा ही थी कोरोना,
आती है तो ऐसे ग्लोबली हम लोग प्रभावित होते हैं, और ये प्रभाव जो होता है 2-4 साल रहता है, 10 साल तक भी रह सकता है, और निसंदेह इंटरनेशनल टूरिज्म भी बढ़ेगा अगर हम छोटे स्तर से अगर स्थानीयता को बढ़ाते हैं, स्थानीय संस्कृति को बढ़ाते हैं, अपने स्थानीय त्योहारों को बढ़ाते हैं, वहाँ के खान पान, रहन सहन, जीवन को नए ढंग से परिभाषित कर पाते हैं, तो निसंदेह वैश्विक स्तर पर भी पर्यटन बढ़ेगा। और मैं तो यही उम्मीद करता हूं सर। थैंक यू शेफर्ड जी। अब एक चीज और देखने को आ रही है कि जैसा आपने बताया कि बनारस में ओवर क्राउडिंग हो रही है, अयोध्या में ओवर क्राउडिंग हो रही है, वृंदावन मथुरा में ओवर क्राउडिंग हो रही है, जो इमर्जिंग जो रिलीजियस टूरिज्म है उससे ये सब कुछ बड़ा अच्छा भी हो रहा है। तो पांडे जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में टूरिज्म को और अच्छा इंप्रूव करने के लिए जो अनप्लग टूरिज्म है, अनटच टूरिज्म है, इसमें हम कहां पर किस तरह से और क्या अप्रोच और एक्सेस कर सकते हैं? धन्यवाद सर। सबसे पहले पूरे गाथा परिवार को शुक्रिया, और तिवारी सर को कि उन्होंने ये मंच दिया। और मुझे तो लग रहा था इन बच्चों के परफॉर्मेंस के बाद कि मैं वहाँ बैठा हुआ था अशोक के साथ, तो मुझे अल्ताफुर रहमान यजदानी का एक शेर याद आ रहा था कि हमारा सत्र इसके जस्ट बाद है, और हम लोग इस रस में सराबोर थे बच्चों के परफॉर्मेंस में कि वाय बज़्म में इतना तो मीर फिक्र ने देखा, इसके बाद चरागों में रोशनी ना रही, कहीं ऐसा हमारे साथ ना हो जाए। लेकिन विषय अच्छा है। मैं सर इस विषय पे जो आपने कहा कि क्यों ऐसा हो रहा है, लॉकडाउन को मैं एक प्रस्थान बिंदु मान लेता हूँ। जब हम घरों में कैद थे, मैं भी उत्तराखंड में कैद था, मतलब वो कैद क्या कहूँ, मैं वहाँ ठहर गया था एक जगह पे, और मैं भोजपुरी इलाके का हूँ, और ख़ास तौर पे जहाँ उत्तर प्रदेश की सीमा समाप्त होती है। तो मैं बार बार उस दौरान अपने इलाके को पढ़ने का, एक आदत है कि आप टीचर हैं या फिर स्टूडेंट हैं तो फिर आप कुछ सोचते हैं कि और कुछ कर लें, तो डिजिटल वेलनेस को हमने सोचा कि इसको थोड़ा साइड करते हैं, किताबों से जुड़ जाते हैं, और जो बीच में दूरियां आ गई थी। तो सर जब मैंने मैंने लिखना शुरू किया फेसबुक पे, और ये कहा कि वो कौन सी जगह है जहां मैं जाके घूम सकता हूं अगर मैं अपने नेटिव प्लेस पे जाता हूं, तो मुझे ललितपुर के एक आईपीएस हैं विनय तिवारी जी, उन्होंने, चूंकि वो ललितपुर से हैं, उन्होंने ललितपुर के लिए मुझे बहुत फोर्स किया। मेरे मित्र, अच्छे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि आप ललितपुर जाइए, क्योंकि हमें लगता है कि हम ना ठीक से मध्य प्रदेश के हो पाए, ना ठीक से उत्तर प्रदेश ने हमें अपना पाया। ये उनकी पीड़ा थी, क्योंकि ललितपुर एक कोने में कहीं फंसा हुआ है। दूसरा, मैं उन्हीं दिनों जब ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जैसी चीज़ें चल रही थी, तो मेरे गृह जिले के ऑफिशियल वेबसाइट पे एक ऐसे योद्धा का जो ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ रहा था, उसको डाकू करके लिखा हुआ था। तो उन दिनों ऐसे कुछ तलाशते हुए पता चला कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको 1782 में 20,000 रुपये के जिंदा या मुर्दा का इनाम रखा गया है, जिसपे हेस्टिंग्स ने लिखा है, और सारन का कलेक्टर होते थे उस समय व्हीलर, उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति को पकड़ना है। वो बनारस में चेत सिंह विद्रोह से जुड़े हुए आदमी थे, उनके समधी लगा करते थे, और तमकुही राज जो इलाका है किनारे का, आप में से कई लोग शायद वाकिफ हों, गोरखपुर से आगे जब बढ़ेंगे तो तमकुही का इलाका है। वो इलाका सर सलेमगढ़ और तमकुही राज, और उसका एक ट्रायंगल बनता है हथुआ राज से, और वो बांक जोगनी के जंगल शुरू होता है। वो वैसी लड़ाई वहाँ एक लंबे समय तक चलती है उस इलाके में, जिस इलाके में 23 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी टिकती नहीं है। और उस इलाके से सबसे तक गुजरने वाली ट्रेन, जो सबसे भीड़ वाली ट्रेनें हैं, वो जो दिल्ली की तरफ आती है या कहीं भी जाती है, वो ट्रेनें उधर से आती हैं, और सब लेबर्ड होती हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि एक दिमाग में बैठा हुआ था कि हम जिस जगह से आते हैं सबसे ज़्यादा लेबर सप्लायर बने हुए हैं, लेकिन उसकी कल्चरल रूट्स को हम समझ नहीं पाते। और इसी दौरान जब बातचीत हो रही थी तो ये ललितपुर वाला हिस्सा जुड़ा। अब ये दो चीज़ें थी, एक इस कोने पे था, एक दूसरे कोने पे था। और मैं जब भी उत्तर प्रदेश के पर्यटन की तरफ देखता हूँ तो हमारा पूरा जो ट्रायंगल बनता है, घूमने की एक जो मानस हमारा बनता है घूमने के लिए, तीन चीज़ें मैं समझता हूँ। नैसर्गिक हो, उसके बाद
आपका जो है आध्यात्मिक एक कारण भी होता है, धार्मिक कारण होता है, जिसके लिए हम अयोध्या और बनारस या फिर जैसा कि आपने कहा ऋषिकेश और हरिद्वार जैसी जगह जाते हैं और मथुरा वृंदावन वगैरह है। मैं कहता हूं कि प्राकृतिक सुंदरता भी हो और आप आध्यात्म से भी जुड़े और इतिहास से भी जुड़े। ये तीन कारण है जो घूमने के लिए हमें खींचता है। या तो ऐतिहासिक चीजें देखेंगे या फिर आध्यात्मिक चीजों के प्रति खिंचाव होगा तो जाएंगे। तो मैं ये दो चीजों को जब जोड़ने बैठा तो ये दो हिस्से हैं, लेकिन मैं ललितपुर पे केंद्रित इसलिए कर रहा हूँ कि जब विनय जी ने कहा मुझे कि आपको उधर जाना चाहिए, तो उसी दौरान ऐसी व्यवस्था बनी और ललितपुर की तरफ मैं गया। और बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ा कि वो जगह जिसके लिए बड़े मजाक में ये बात कही जाती है लोकोक्तियों में कि झांसी गले की फांसी, क्योंकि पड़ोसी है ना, तो झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, ललितपुर न छोड़िए जब तक मिले उधार। मतलब ये एक वहाँ की उसमें तो ललितपुर क्यों ना छोड़िए जब तक मिले उधार। तो लोग कहते हैं यहाँ के लोग ऐसे हैं कि आप उधार लेके यहाँ पे सेटलमेंट अपना कर सकते हैं और बाद में देते रहिए, ऐसी व्यवस्था है। लेकिन एक बड़ी दुखद बात यह है कि जिस जगह को बौद्ध इतिहास की पूरी जमीन है, जहाँ पे हिंदू धर्म दर्शन आपको पढ़ना है, ललितपुर की पूरी यात्रा वो बेतवा की जमीन पे आप कर लीजिए, जिसके एक सिरे पे आप जाइए तो उत्तर साइड यमुना है, दूसरे साइड नर्मदा, और फिर ये बेतवा तो खैर प्राण रेखा ही है। तो ये तीन जगहों पे, और सबसे ज्यादा वहां पे जो खींचने वाली बात है, सबसे ज्यादा ताल है, जितने झील वहां पे पड़ते हैं। जैसे बरुआ सागर, झांसी किले तक रह जाते हैं, बरुआ सागर का उधर लोग हिलना नहीं चाहते उधर की तरफ जाना, लेकिन सबकी एक हिस्टोरिकल लाइन है, सबका एक स्पिरिचुअल लाइन है। और उस पर जब आप घुसते हैं तो पता चलता है कि कानपुर से ठीक 5-6 घंटे की यात्रा पे हम उस जिले को छोड़ देते हैं। उसका एक बड़ा कारण ये है कि हम कहीं ना कहीं एक तरीके के मायोपिया के शिकार हैं। मतलब वो क्या होता है कि आंखों के आगे बहुत रोशनी आ जाती है ना, तो फिर हम बहुत दूर देख नहीं पाते हैं। और वो चीज़ें मुझे लगता है उसके शिकार वो लोग हुए जो बुंदेलखंड के उस हिस्से में फंसे पड़े हैं। इतनी किताबें लिखी गई, गाथा तो साहित्य इतिहास पे काम कर रहा है, साहित्य पे काम कर रहा है, भाषा पे काम कर रहा है, लेकिन जिस बुंदेलखंड पे समझिए कि झांसी की रानी तो हैं ही, लेकिन गढ़कुंडार जैसी चीज़ें हैं, और उसके अलावा उसकी पूरी विरासत है एक राजा सुमेर सिंह और इन लोगों की, वो इलाका पिछड़ा पड़ा। इसका रीजन में तलाशने के जब सूत्र तलाशता हूं तो पता चलता है हम सिर्फ सरकारी योजनाओं के भरोसे बैठे हुए हैं। पूरे ललितपुर में 400 के आसपास गढ़ियां हैं, 41 के आसपास तो सिर्फ जैन मतावलंबियों के वहां पे पुरातन जो साइन है वो देख सकते हैं आप जाके, और देवगढ़ जैसी बड़ी विरासत वहां पे है हमारी। लेकिन वहां ठहरने के लिए आपको एक टूरिस्ट रेस्ट हाउस जिला मुख्यालय से 38 किलोमीटर दूर है। चूंकि मैं एक लोकल बड़े प्रभावी आदमी, चूंकि मित्र थे तो इसलिए मैं घूम रहा था, लेकिन रहने की कोई जगह नहीं है, जबकि टोटल दायरा 50 से 55 किलोमीटर में हो जाता है। सरकार उधर क्यों नहीं पहुंच रही है पता नहीं, क्योंकि वहां अगर आपको एक जो इन सारी कहते हैं कि आप एक दिन में ललितपुर नहीं देख सकते, 3 दिन में नहीं देख सकते, लेकिन जो मार्के की चीज है उसे आप टच तो कर सकते हैं। वहां आप 90 किलोमीटर झांसी है, एक जो आपको कराना होगा कोई मेडिकल का बड़े MRI वगैरह चीजें जैसे नॉर्मल आज के टाइम में है, उसके लिए आपको झांसी जाना होगा, और फुटफॉल नहीं है, जबकि वहां पे इतनी बड़ी विरासत है, 5वीं से 15वीं शताब्दी तक की बड़ी विरासत वहां पड़ी हुई है, लेकिन वहां ये व्यवस्था अभी तक नहीं है। तो मुझे लगता है कि सरकारी तौर पे एक तो सबसे ज्यादा जो कमी है रेस्ट हाउसों की है। जैसे मैं उत्तराखंड जब घूमता हूं तो उत्तराखंड में सबसे अच्छी बात क्या है कि 5000 से अधिक होम स्टे सरकार ने डेवलप किए हैं लोगों से बात करके। होम स्टे अभी तो बहुत हॉटकेक बना हुआ है उत्तराखंड में। दूसरा, वो उसकी कमी हमारे यहाँ है सर, वो पूरब साइड में भी नहीं है और इस इलाके में भी नहीं है। और इस इलाके के लिए तो मैं अपील के तौर पे आता हूँ कि गाथा ने मंच दिया है कि आपको ललितपुर जाना चाहिए और आप निराश नहीं होइएगा, क्योंकि आप जो लेके लौटेंगे ना, कहीं ज्यादा समृद्ध, कहीं भरे हुए लौटेंगे। तो सर वहाँ जो है योजनाओं का सही तरीके से नहीं पहुँच पाना या सही तरीके से इम्प्लीमेंट ना हो पाना, क्योंकि गरीबी भी है और उस तरीके से सरकार की या फिर जनप्रतिनिधियों की उस तरीके से एक चेतना नहीं शायद जागी है। बहुत ये खराब शब्द हो सकता है कि आप एक बहुत बड़ा वहाँ से लीडर नहीं देख सकते हैं जो कह सके कि मेरे इलाके के लिए आप कोई व्यवस्था तय करें। तो वो इलाका इसलिए भी छूटा हुआ है क्योंकि जो यात्री घरेलू या विदेशी जो भी जाएगा वो कम से कम रुकने की जगह चाहेगा। तो ले दे के पूरे ललितपुर में 4 बड़े होटल हैं। बड़े होटल का मतलब है कि
जैसे VH2 आपका गेस्ट हाउस है, उससे भी बुरा है जो सबसे बेस्ट है। तो हम ये समझ पाते हैं कि हम कितनी खराब स्थिति में हैं कि संस्कृति का इतना बड़ा केंद्र, इतिहास का इतना बड़ा केंद्र, धर्म का इतना बड़ा केंद्र, वो सिर्फ कम्बिनी का शिकार है, क्योंकि हमारे आसपास सिर्फ ट्रायंगल 3 ही काउंट हो रहे हैं कि हमें या तो मथुरा वृंदावन देखना है, या फिर काशी देखनी है, या फिर आपको दूसरी जगह जो आप तलाश रहे हैं वहां जाना है। तो मुझे लगता है कि एक सरकारी तौर पर भी जो योजनाएं हैं वो कागजों पे नहीं दर्ज होके और इन 3 जगहों पे केंद्रित ना होके छोटे पॉकेट्स में घुसना होगा। उसका एक बड़ा केंद्र ललितपुर भी होगा, उसका बड़ा केंद्र तमकुही राज होगा, तब जाके शायद इतिहास से भी और धर्म से भी और प्राकृतिक कारण से सुंदरता है, ये तीनों एंगल से एक टूरिस्ट को ठीक ठीक ठिया मिल सकेगा और एक आकर्षण भी कि मैं इधर जाऊं। बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर पांडे जी ने। देखिए, जो पर्यटक होता है, चाहे उस भूमिका में आप हों, मैं हूं या कोई भी हो, पर्यटक जब भी कहीं जाता है तो उसे उसकी आंखें कुछ तलाशती हैं नया देखने को, उसका शरीर चाहता है कुछ कंफर्ट, कुछ एमिनिटीज, कुछ आराम चाहता है, और उसकी जीभ चाहती है कि कुछ नया वो खाए, कोई नया वो स्वाद उसे मिले। और इसी के साथ में आज एक और चीज भी चाहिए होती है, वो होता है रील और सेल्फी। अगर ये 4 चीजें पूरी हो रही हैं तो कोई भी स्थान पर्यटन की क्षमता रखता है। शेफर जी, मेरा आपसे ये पूछना है कि इन 4 आवश्यकताओं को जो जगह पूरी करती हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन अनटच्ड हैं, अनप्लग्ड हैं, वहां तक एक्सेस नहीं है, कुछ उस बारे में आप बताएंगे? अभी उत्तराखंड के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत कम जगहें ऐसे हैं जो अनटच हैं। कंपेरेटिवली अगर हम हिमालय की बात करें, चाहे मैं अभी पिछले 1.5 साल से वेस्टर्न घाट पे काम कर रहा हूँ, गुजरात जिसमें आता है, महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल आता है, वहाँ पर अनटच जगहें ज़्यादा हैं। इवन हिमाचल की बात करें वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हैं। उत्तराखंड, हिमाचल, उड़ीसा में कुछ ऐसे गांव हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं जो डेमोक्रेसी के अंदर नहीं आती हैं। अभी भी भारत में ऐसी जगहें जहां पर सरकार की कोई सुविधा नहीं पहुंची हो, जैसे पानी, बिजली, और जहां सरकारी लोग नहीं पहुंचे हों, तो वो जगह डेमोक्रेसी के अंदर नहीं आती। और दर्जनों जगहें ऐसी हिमाचल और उत्तराखंड में मैंने देखी हैं, अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। इस मामले में मैं कहूँगा उत्तराखंड बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है। जिसे पूर्वांचल, जिसे हम सबसे पिछड़ा मानते हैं दुनिया भर में, और मुझे ये नहीं समझ में आता है कि पूर्वांचल जैसी जगह है पिछड़ी कैसे हो सकती है, जहाँ पर महावीर ने जन्म लिया हो, महावीर कबीर ने जन्म लिया हो, गौतम बुद्ध की वो कार्यस्थली रही हो। ऐसी जगह को हम कैसे कह सकते हैं कि पिछड़ा है? रही बात पर्यटन की, तो अभी मैंने बात किया बनारस और बियॉन्ड बनारस इंटरनेशनल टूरिस्ट सर्किट डेवलप हो रहा वहाँ पर। जैसे गौतम बुद्ध के नाम पे बुद्ध सर्किट बना है, चंद्रकांता सर्किट। चंद्रकांता में जो जगहें हम देखते थे वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं और वो सारी बनारस के आसपास में है, उनको डेवलप किया जा रहा है। महावीर की जो जन्मस्थली थी वो अप्रूव्ड हो गई है कि वहाँ पर उनका एग्जिस्टेंस रहा है। तो और रही बात पर्यटन की, तो महाराजगंज एक डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल की तराइन एरिया वाले डिस्ट्रिक्ट हैं। महाराजगंज है, गोरखपुर भी आ जाएगा, और सिद्धार्थनगर, बस्ती, ये सब नेपाल की तराइन एरिया है, और ये वास्तव में ये अभी डेवलप नहीं हुआ है। वहाँ पर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी पिछले साल 6 इंटरनेशनल साइटें बनी हैं जिन्हें मानेसर साइट कहा जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज में आती हैं। उसमें बखीरा एक लेक है, उसका नाम आया है, और वो तकरीबन 110 किलोमीटर में वो लेक फैली हुई है। तो ये उपलब्धि है उत्तर प्रदेश की, पूर्वांचल की। एक और महाराजगंज में एक जगह है जहाँ पर भारत में जो है मगरमच्छ की संख्या कम हो रही थी, तो वहाँ एक मगरमच्छ प्रजनन केंद्र बनाया गया ताकि थोड़े बहुत मगरमच्छ डेवलप किया जाए। लेकिन 4 सालों में ऐसा हो गया है कि इंटरनेशनली, मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मगरमच्छ वहाँ से पैदा हो रहे हैं। एक साल में लगभग 200-250 पैदा हो रहे हैं। कबीर की जो जन्म स्थली थी मगहर, जहाँ लोग नहीं जाते हैं, वो बहुत ही खूबसूरती के साथ डेवलप किया गया है।
और सबसे अच्छी बात ये है कि वो जब वो कहा जाता है जब वो मरे तो हिंदू लोग कह रहे थे वो हिंदू थे, मुस्लिम लोग कह रहे थे तो वो मुस्लिम थे हैं, तो उनकी मजार भी बनाई गई है और समाधि भी बनाई गई है और दोनों अगल बगल है। तो उत्तर प्रदेश का जो विविधतापूर्ण वाला एंगल है, विविधता है, सांस्कृतिक पहचान है, वो बहुत ही अच्छी है। थोड़ी सी जैसे बात किया एम के पांडे भैया ने कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा और ध्यान देना होगा। गवर्नमेंट के लेवल पे जब पॉलिसी मेकिंग की बात हम करते हैं तो पॉलिसियाँ हर स्टेट की पॉलिसीज अच्छी है, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, इवन उड़ीसा, उत्तर प्रदेश की और भी ज़्यादा अच्छी है पॉलिसी लेवल पे। लेकिन जब हम पॉलिसी मेकिंग पे जाते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं तो 4 स्तर पे काम होता है। पहला होता है बेस लाइन, बेसिक जानकारी की वो जगह कैसी है, क्या है। दूसरा होता है इम्प्लीमेंटेशन और तीसरा होता है मिड टर्म असेसमेंट और फाइनल असेसमेंट। तब जाके वो चीज़ एक सिनेरियो बन पाता है किसी चीज़ को देखने, समझने और उसके मूल्यांकन करने का। उत्तर प्रदेश में इम्प्लीमेंटेशन के लेवल तक जाते जाते चीज़ें बेस लाइन तक ठीक होती हैं, थोड़ी गड़बड़ होती हैं, और जब असेसमेंट के लेवल पे जाती हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है। दूसरी चीज़ जो आती है वो मैन पावर की, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की। जो एक डिस्ट्रिक्ट है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का पर्यटन एक बहुत ज़्यादा होता है। लगभग एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 20 जगहें तो ऐसी होती ही हैं जिन्हें हम पर्यटन स्थल कह सकते हैं, चाहे वो घूमने, समझने, देखने के लिए उपयुक्त होती हैं। लेकिन उसे करने के लिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इवन हिमाचल, पूरा मैं भारत का जो पर्यटन का सिनेरियो बता रहा हूँ, उसमें एक जिला जो पर्यटन ऑफिस होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, एक जिला अधिकारी के अलावा मुश्किल से 3 लोग होते हैं और वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में होता क्या है, जो काम होता है वो थर्ड पार्टी के थ्रू होता है। कोई एनजीओ करती है, अगर कोई इवेंट करना है तो टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे मीडिया संस्थान करते हैं, फेमिना करती है। हमारे यहाँ इंटरनेशनल टूरिस्ट फेस्टिवल हुआ तो टूरिज्म ने खुद नहीं किया, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक पत्रिका फेमिना पिछले साल तो उन्होंने किया। तो हमारे लिए मतलब अभी हम ये कह सकते हैं जो हमारा कार्यालय के लेवल पे जो काम है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और इसी संदर्भ में अच्छी बात जो है उत्तराखंड टूरिज्म की, चाहे अनटच जगहों की, कि लोग अब घूमना शुरू कर दिया लोगों ने। अब लोग घर से निकलने लगे हैं, आसपास जो भी देखने लायक जगहें हैं, घूमने लायक जगहें हैं, वहाँ छोटे स्तर पर ही सही लोग पहुँच रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छा साइन है कि वो अपने आप को एक नए तरीके से लोगों के सामने लाने की, समझने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर कोई निकल के लोकल स्तर पर कहीं जा रहा है तो कल वो हो सकता है कि राज्य स्तर पर जाए, राज्य के बाहर भी जाए, नेशनल लेवल पे भी जाए और इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की तरफ भी अपने आप को लेकर जाए। बहुत अच्छी बात शेपर्ड सर ने बताई। चूंकि हमारे पास समय की सीमा थोड़ी घट गई है शुरुआत की वजह से, ऐसा हो जाता है, कोई नई बात नहीं है। तो मूल बात जो समझ में आ रही है आप दोनों लोगों की बात से, और मुझे जो लगता है कि जो हमारा अनटच टूरिज्म है और जो हमारे वैभव है हमारे उत्तर प्रदेश को उससे निखारना है, तो इसका जो एक पहला स्वरूप सबसे अच्छा है वो जो हमारी नोन टूरिस्ट हब्स हैं उत्तर प्रदेश में। अगर हम वेस्टर्न यूपी में जाएं तो आगरा है, मथुरा है, वृंदावन है, और थोड़ा सा उधर कनेक्ट हो जाता है कुरुक्षेत्र का एरिया, इधर तराई का क्षेत्र कनेक्ट हो जाता है, गंगा घाटी हमें मिल जाती है गढ़मुक्तेश्वर और उसके आसपास से। और इधर अगर हम जाएंगे तो ईस्टर्न यूपी हमारा बहुत बड़ा सेंटर है, क्योंकि वहां पर जो है बनारस, प्रयाग, 2 बड़े सेंटर हैं, और उसके साथ में कुशीनगर है, और कुशीनगर के साथ में सारनाथ है, बनारस के साथ में। ये जो प्लेसेस हैं, बुंदेलखंड में अगर हम जाते हैं तो झांसी हमारा एक सेंटर है, ललितपुर सेंटर है, ओरछा मध्य प्रदेश में भले ही है लेकिन यूपी के टूरिज्म को सपोर्ट दे रहा है। इन जगहों के आसपास अगर अनप्लग्ड प्लेसेस जो बड़ी मात्रा में है, जैसे बहुत सारे रॉक शेल्टर्स हैं पूर्वांचल में, बनारस के आसपास की दरियां हैं, उनको अगर हम उस तरफ ध्यान देना शुरू करेंगे
तो ग्रामीण स्तर पर रोजगार भी बढ़ेगा और लोगों को एक रेंज मिलेगी कि जो क्राउडी एरियाज हैं उनमें जहां दर्शन वर्शन करने हैं वो तो हो गए, उसके साथ में वो कुछ टूरिज्म का वास्तविक मजा भी ले सकें और अच्छा स्टे कर सकें। मैं अपनी इसी बात के साथ में आप दोनों को धन्यवाद देता हूं कि आप दोनों पधारे यहाँ पर और इस सेशन को पूर्ण करता हूं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर।